नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। वक्त हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। फिल्म कश्मीर फाइल्स आई, केरला स्टोरी आई, बंगाल फाइल्स भी आई। थोड़ी बहुत आपत्तियों के साथ ये फिल्में रिलीज भी हुई, लेकिन जब फिल्म सतलुज आई तो आते ही हटा दी गई। आखिर सतलुज फिल्म से ऐसा कौन सा डर था? कचहरी में आज खोलेंगे इसकी फाइल। आज फाइल ड्रैगन के नए डर की भी खोलेंगे। आखिर चीन को अचानक बौद्ध धर्म पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्या भारत की बौद्ध विरासत चीन को डरा रही है, बेचैन कर रही है? और बाबा अमरनाथ की यात्रा पर श्रद्धालुओं का रेला लगा है, लेकिन वहां बाबा बर्फानी किस हाल में विराजमान है? कचहरी में आज आस्था के दर को लेकर फैली सबसे बड़ी चिंता की फाइल भी हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले सतलुज फिल्म को लेकर सुलगते सवालों की बात। कचहरी में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसी फिल्म को रोकना क्या उसे खत्म कर देता है या फिर उसे और बड़ा बना देता है? यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। एक फिल्म जिसका नाम है सतलुज, एक ऐसी फिल्म जो पंजाब में 1980 और 90 के दशक के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की गुमशुदगी की कहानी पर आधारित है। बरसों तक सेंसर विवाद और इंतजार के बाद फिल्म आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ 48 घंटे और फिर ये फिल्म प्लेटफॉर्म से गायब। यहीं से शुरू हुआ असली खेल, क्योंकि जिस फिल्म को लाखों लोगों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश हुई, वो अब लाखों लोगों के मोबाइल में पहुंच रही है। बहुत तसल्ली है, फिल्म लोगों तक पहुंच गई। मैं नहीं देखी मूवी हले भाई, कोई नहीं भाई, तुसी नहीं देखी तो कोई चक्कर नहीं, बहुत सारे लोगों को हुण डाउनलोडेड है मूवी। जिस फिल्म को एक ऐप से हटाया गया, वो अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ड्राइव लिंक और निजी स्क्रीनिंग के जरिए फैल रही है। पंजाब के कई इलाकों में लोग स्क्रीन लगाकर फिल्म देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर ये फिल्म बैन ना होती तो शायद हम देख भी ना पाते। But when the director submitted the film, the censor board demanded an insane 127 cuts. They wanted the hero's actual name to be deleted and the word Punjab to be removed. आप अंदर तक हिल जाओगे। खालरा जी ने एक डेटा निकाला लावारिस लाशों का। पंजाब के सिर्फ एक जिले के 3 शमशान घाट तलाशे गए, वहाँ 2000 से भी ज्यादा लाशें मिली। तो सोचो पूरे पंजाब में क्या हो रहा होगा। यानी जिस फैसले का मकसद था फिल्म को सीमित करना, उसी फैसले ने फिल्म को वायरल बना दिया। और जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर ये फिल्म रिलीज हुई और फिर हटाई गई, इस कंट्रोवर्सी के बाद उसमें एक नई जान आ गई। भारत को छोड़कर विदेशी बाजारों में ZEE5 ऐप के डाउनलोड्स फिल्म की रिलीज के बाद लगभग 374% बढ़ गए। एनडीटीवी से बातचीत करने वाले सूत्रों ने बताया कि आधिकारिक कॉर्पोरेट डेटा जारी न होने के बावजूद विदेशों में इस फिल्म को लेकर दर्शकों की रुचि में भारी उछाल देखा गया। यही इतिहास बार बार हमें सिखाता है कि जब किसी किताब पर रोक लगती है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। जब किसी फिल्म पर विवाद होता है तो उसकी चर्चा कंटेंट से ज्यादा होने लगती है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे हमें देखने नहीं दिया जा रहा। मैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ मूवी ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। वो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुली रिटन है कि जिस दिन सूरज पहली बार डूबा, लोगों ने मान लिया कि अंधेरा हो जाएगा। फिर एक दीपक ने कोशिश की कि वो मैं अपने आसपास उजाला करूं ताकि मुझ जैसे और दीपक बन सके। यही जिज्ञासा आज सतलुज को एक फिल्म से ज्यादा एक बहस बना चुकी है। अब सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं, सवाल है क्या लोकतंत्र में किसी कहानी को दबाने की कोशिश उसे और ताकतवर बना देती है। कि कोई पिक्चर 30 साल पुरानी बात कर रही है, चाहे उसको किसी भी नज़र से देखा जाए। जसवंत सिंह खालरा को कोई बुरा आदमी तो नहीं कहता, ना ही वो क्रिमिनल था, ना ही वो उसने कोई इस तरह का काम किया था, तो उसमें तो कोई इस तरह का कम्युनल टच नहीं है। जिन जसवंत सिंह खालड़ा का जिक्र इन शख्स ने किया, सतलुज की कहानी के केंद्र में वही है और विवाद उन्हीं की वजह से बताया जा रहा है। जसवंत सिंह खालड़ा 1980-90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के दौरान एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। वो उस दौरान लापता लोगों की तलाश कर रहे थे।
खालड़ा ने 2000 से ज्यादा लावारिस शवों को जलाने की लिस्ट 1995 में जारी की थी। आशंका जताई गई थी कि ये लोग पुलिस ज्यादती का शिकार बने। उसके बाद खालड़ा को उसी साल 6 सितंबर 1995 को उनके घर से किडनैप कर लिया गया था। फिर कोई पता नहीं चला। 8 सितंबर 1995 को उनके लापता होने का मामला देश के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी। सीबीआई जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। तो सतलुज पंजाब की धरती की कहानी है, पंजाब के काले दिनों की कहानी है, उस दौरान पुलिस बर्बरता और उसकी ज्यादतियों की कहानी है। लेकिन वही कहानी जब पर्दे पर इतने बरस के बाद आई तो वो ना जाने क्यों डराने लगी। वो भी तब जबकि फिल्म लगभग 4 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही। फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज किया गया। सेंसर के कहने पर फिल्म में 127 कट्स लगाए जा चुके हैं। ऐसे में सतलुज फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके फिर उसे 2 दिन बाद ही हटा देने की टाइमिंग को देखना बड़ा जरूरी है। पंजाब में राजनीतिक फिजा वैसे भी गर्म है। कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सतलुज फिल्म के बहाने राजनीति भी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सबके अपने अपने गोल पोस्ट है। तो उसको बैन करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का लीडर मिल चुके हैं, क्योंकि इन तीनों पार्टियों का एक कच्चा चिट्ठा जो था वो इस फिल्म में उजागर किया गया है। इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे ये नौजवानों को मारते थे, उनको खत्म करते थे। जो ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ Z5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। तो अब बहस फिल्म की कहानी से ज्यादा उसकी आजादी पर है और इसी बीच सरकार ने एक नया कदम उठाया है। एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी कि क्या सतलुज दोबारा दिखाई जाए और अगर दिखाई जाए तो किस रूप में या बिल्कुल नहीं। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ करके अपनी रिपोर्ट सरकार ਨੂੰ सौंपेगी। तो सतलुज फिल्म का फ्यूचर क्या होगा ये सरकार की एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी, यानी फिल्म पर अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन जब तक कमेटी फैसला सुनाएगी तब तक तो शायद करोड़ों लोग ऑलरेडी फिल्म देख चुके होंगे। यही इस डिजिटल दौर का सबसे बड़ा सच है, वरना पहले किसी फिल्म को रोक देना तुलनात्मक रूप से आसान था कि आप एक प्रिंट है उसे जब्त कर लीजिए, एक थिएटर बंद कर दीजिए, फिल्म खत्म। लेकिन आज एक बार जो कंटेंट इंटरनेट पर आ गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यानी डिजिटल दुनिया में बैन अक्सर कंट्रोल नहीं बल्कि एक किस्म का प्रमोशन बन जाता है। और शायद इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल सेंसरशिप नहीं, सबसे बड़ा सवाल है क्या अथॉरिटीज अब भी उसी दौर की रणनीति अपना रही हैं जब दुनिया बदल चुकी है। क्या किसी फिल्म से असहमति का जवाब उसे प्लेटफॉर्म से हटाना है या फिर उसे जनता की अदालत में छोड़ देना चाहिए। सवाल यह भी है कि लोकतंत्र में विचारों का जवाब दूसरे विचार होते हैं, ना कि प्रतिबंध। हालांकि दूसरी तरफ यह भी उतना ही बड़ा सवाल है कि अगर किसी फिल्म के किसी संवेदनशील मुद्दे को भड़काने का माध्यम बनने की आशंका हो तो ऐसे में अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए। और यही वो बारीक लाइन है जहां अभिव्यक्ति की आजादी और सरकारी व्यवस्था आमने सामने खड़ी हो जाती है। सतलुज फिल्म का विवाद अब सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं रह गया, ये एक टेस्ट केस बन चुका है। एक तरफ अथॉरिटीज और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया, एक तरफ सेंसर की ताकत और दूसरी तरफ इंटरनेट की रफ्तार। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध इतिहास से जीते जाते हैं, कुछ संस्कृति से और कुछ आस्था से। आज एशिया में एक ऐसी ही जंग चल रही है जिसमें ना मिसाइल हैं, ना टैंक, ना बारूद, ना ड्रोन्स,
लेकिन दांव पर है 50 करोड़ से ज्यादा बौद्धों का विश्वास। ये ऐसी जंग है जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि मठों में लड़ी जा रही है। जिन भगवान बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज उनकी विरासत 21वीं सदी की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर की लड़ाई बन चुकी है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है, वो अब बुद्ध पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के लुम्बिनी में करीब 2 अरब डॉलर यानी 19,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके तहत चीन लुम्बिनी में बौद्ध विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, होटल वगैरह तैयार करवा रहा है। विदेशी भिक्षुओं के लिए कार्यक्रम और दुनिया भर में बौद्ध सम्मेलन भी करवा रहा है। अब सवाल है कि आखिर नास्तिक चीन को धर्म पर इतना बड़ा निवेश करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे चीन क्या हासिल करना चाहता है? जानकारों का कहना है कि चीन ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि जिसके पास बुद्ध की कहानी होगी, उसके पास एशिया के दिल तक पहुंचने का रास्ता होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन सिर्फ नेपाल के बौद्ध स्थल पर धार्मिक ढांचा नहीं बना रहा, बल्कि वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या चीन का बौद्ध धर्म में बढ़ता निवेश सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि है या फिर एक बड़ी रणनीति? और यही जानने की कोशिश की हमने एक्सपर्ट्स से। चीन की बर्बरता किसी से छुपी नहीं है, तिब्बत का उदाहरण सबके सामने ही है। तो इस वजह से चीन कितना भी इन्वेस्ट कर ले, लेकिन ये जितने भी मुल्क हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, विशेषकर थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, जापान, कोरिया, वो भारत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू चाइना। तो जानकार मान रहे हैं कि चीन बौद्ध कूटनीति के जरिए एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत की ऐतिहासिक सॉफ्ट पावर को चुनौती दी जा सके। लेकिन चीन को यह भूलना नहीं चाहिए, बौद्ध इतिहास और संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत किसके पास है। बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उन्होंने ज्ञान हासिल किया बिहार के बोधगया में। पहला उपदेश उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। उन्हें महापरिनिर्वाण मिला आज के यूपी के कुशीनगर में। इनके अलावा राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, नालंदा, सांची बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां हमारे भारत में बसती हैं। यानी बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के विकास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भारत की धरती पर लिखे गए। भले ही उनका जन्म नेपाल में हुआ हो, लेकिन बुद्ध का दर्शन भारत से पूरी दुनिया तक पहुंचा। भारत में लगभग 50 से ज्यादा प्रमुख बौद्ध तीर्थ और विरासत स्थल हैं। सरकार ने बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती, सांची, नालंदा इन्हें जोड़कर बौद्ध सर्किट विकसित किया है। इसके अलावा विशेष बुद्धिस्ट सर्किट, टूरिस्ट ट्रेन, नई एयर कनेक्टिविटी, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतर सड़कें और बेहतर पर्यटन सुविधाएं दी हैं। यानी भारत सिर्फ इतिहास नहीं दिखा रहा, बल्कि भविष्य भी बना रहा है और आज अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत को कूटनीतिक ताकत में बदल रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि क्या सिर्फ विरासत होना काफी है, या भारत को अपनी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को और आक्रामक बनाना होगा? चीन जो है बड़े व्यापक पैमाने पे इन देशों में, खासकर अगर आप देखेंगे श्रीलंका में, नेपाल में, इनका एक ही मकसद रहा है कि ताकि ये देश जो है, मंगोलिया में, तो ये देश जो है तिब्बत से कहीं ना कहीं कट करके जो बौद्ध धर्म पे, ये जो तिब्बत पे, दलाई लामा पे जो चीन का जो रवैया है, वो ये देश जो है उनका सपोर्ट करे। बहुत से लोगों के लिए बुद्ध सिर्फ धर्म है, लेकिन भारत के लिए बुद्ध अर्थव्यवस्था भी है। हर साल श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, भूटान और दुनिया के कई देशों से लाखों श्रद्धालु भारत आते हैं। भारत के बौद्ध सर्किट पर्यटन पर हर साल अनुमानित 9,850 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बौद्ध सर्किट लगभग 57,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। बौद्ध पर्यटन भारत में होटल, एयरलाइंस, स्थानीय बाजार, गाइड, हैंडीक्राफ्ट और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देता है। तभी पीएम मोदी कहते हैं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं
बुद्ध दिए हैं। लेकिन अब इस नारे का मतलब सिर्फ शांति नहीं, ये भारत के सॉफ्ट पावर होने की रणभेरी है। भारत दुनिया से कह रहा है कि अगर बुद्ध को समझना है तो उनकी भूमि पर आइए, भारत में आइए। तो फिर सवाल ये आता है कि बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल के लुम्बिनी में 19,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने के पीछे चीन की असली मंशा क्या है। जानकारों का मानना है कि तिब्बत, दलाई लामा के उत्तराधिकार और बौद्ध संस्थानों पर प्रभाव के जरिए चीन एशिया में अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। वो दलाई लामा के बाद वाला गेम प्लान बना रहा है। गेम ये कि दलाई लामा के बाद भविष्य का बौद्ध धार्मिक नेतृत्व अगर चीन के प्रभाव में आता है तो उसका असर सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड पर पड़ेगा। यानी ड्रैगन का इरादा धर्म का कम, जियोपॉलिटिक्स का ज्यादा है। यही वजह है कि आज मठ भी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। चीन के इस तरह के विस्तारवाद को भारत भांप चुका है। इंडोनेशिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडोनेशिया की संसद को संबोधित कर जो कहा, उसके मायने समझने जरूरी है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो संकेत साफ है। इसीलिए जब अगली बार बोधगया की तस्वीरें या सारनाथ का नाम सुने तो उन्हें सिर्फ मठ मत समझिए। वो भारत की आज की तारीख में कूटनीति की दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर साबित हो सकती है, क्योंकि 21वीं सदी में महाशक्तियां सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, विचारों से बनती हैं। और आज एशिया की सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर नहीं, सभ्यता पर है। एक तरफ ड्रैगन का निवेश है, दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी विरासत। लेकिन दुनिया के करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं को अच्छी तरह से पता है बुद्ध का संदेश किसके साथ ज्यादा प्रामाणिक रूप से जुड़ता है, भारत की ऐतिहासिक विरासत के साथ या अरबों डॉलर के चाइनीज निवेश के साथ। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भगवान राम से भी जुड़ती है और इसे संपूर्ण करता है अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन जब इसी आस्था के खजाने पर चढ़ावा चोरी के दाग लगने लगे तो जवाबदेही तय होना लाजमी है। एसआईटी की रिपोर्ट में उजागर हुई वित्तीय कमियों के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट को अब संतों के अनौपचारिक समूह से इतर एक प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत महसूस होने लगी है। सवाल है आखिर इस भक्त और भक्ति के मार्ग पर कॉर्पोरेट एंट्री से क्या बदल जाएगा। जिन चंपत राय को लेकर सवाल उठे उनका इस्तीफा हुआ। उन्होंने चंदा चोरी मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी, लेकिन बिना कैमरे के सामने आए। सिर्फ चिट्ठी के जरिए बात रखी, रामचरितमानस की चौपाई लिखी और कहा यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। 7 जून से चल रही चंदा चोरी की चर्चाओं और खुद पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। ये तक कहा कि सच जरूर सामने आएगा और इसी लाइन को मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य ने आगे बढ़ाया। इसकी संभावना है कि चंपा जी की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किस रूप में? अब क्योंकि महासचिव फिर बन सकते हैं क्या? क्यों? उनके ऊपर कोई अभियोग लगा है, कोई चोर चंडाल हैं, कोई अभियोग नहीं उनके ऊपर है। सारे ट्रस्टियों का निर्णय था कि चंपा जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन बात इससे भी आगे की। ट्रस्ट चाहता है कि चंदा चोरी का कलंक आगे न लगे, इसलिए 3 सदस्यों की समिति बनाकर अब मंदिर ट्रस्ट के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश शुरू हो गई। लेकिन वो सीईओ राज्य सरकार का अधिकारी होगा या कोई प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति, ये फिलहाल साफ नहीं है। अगर राज्य सरकार के किसी अधिकारी को सीईओ बनाया जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार की कैबिनेट को मंजूरी देनी होगी। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सीईओ की व्यवस्था है।
कृष्ण जन्मभूमि में लगा अधिकारी सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार होता है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का सीईओ वित्तीय अधिकार रखने के साथ साथ मंदिर को लेकर बड़े फैसले करने का अधिकार रखता है। जो मंदिर के अधिकारी होते हैं, निरंतर प्रतिदिन की काउंटिंग में उनका काउंटर सिग्नेचर और अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण और परीक्षण तो किया ही जाता है। साथ ही में 2 ऑडिटर फर्म यहाँ लगाई गई हैं जो निरंतर ऑडिट करती हैं, और कोई भी ऑडिट कंप्लायंस अगर कहीं कुछ रहता है उसको तत्काल कंप्लायंस करके दूर किया जाता है। पूरे स्थल पर सीसीटीवी कैमरा और उसको डिस्क के रूप में निरंतर सुरक्षित रखना, मतलब हमारे पास कोई दिन की बाधा नहीं, इतने दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास प्रत्येक काउंटिंग दिवस का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रखा हुआ है, जिसमें उस सीसीटीवी में पूरी काउंटिंग प्रक्रिया से लेकर बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया, मिलान प्रक्रिया पूरी हमारी रक्षित रहती है। मंदिर के सीईओ अपना वर्क स्टाइल बताते हैं, लेकिन सवाल है कि एक सीईओ के आने से राम मंदिर वाले सिस्टम में क्या बदल सकता है। बिना जेब की यूनिफॉर्म यानी कैश गिनने वाले स्टाफ के लिए जेब रहित पोशाक हो सकती है। डिजिटल पहरा, नोटों की गिनती के दौरान आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी हो सकती है। इन हाउस प्रोफेशनल टीम, बाहरी एजेंसी की छुट्टी, रिटायर्ड बैंकर्स, MBA और CA कमान संभाल सकते हैं। लाइव वेरिफिकेशन यानी श्रद्धालु अपने दिए गए सोने चांदी की सुरक्षा खुद डिजिटली ट्रैक कर सकेंगे। इसीलिए भी शायद योगी खुलकर सामने आए और कहते हैं कि पूरा सिस्टम अब ट्रांसपेरेंट होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अब एक सीईओ की अहमियत क्या होती है, इसे दुनिया ने स्टीव जॉब्स के एप्पल और सत्य नडेला के माइक्रोसॉफ्ट टर्न अराउंड से समझा है। राम मंदिर के सीईओ का काम सिर्फ रोजमर्रा का मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मंदिर शहर का दीर्घकालिक विकास और क्राउड मैनेजमेंट होगा। सबसे बड़ी बात, आस्था अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े खजाने और व्यवस्था को चलाने के लिए खुली आंखें और कड़ा प्रशासनिक पहरा फिलहाल वक्त की मांग है। 23 मई को जब देश के जवानों ने अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीर भेजी तो बाबा बर्फानी 7 फीट ऊंचे भव्य कर्पूर गौरम स्वरूप में मुस्कुरा रहे थे। 29 जून को जब पहली आधिकारिक पूजा हुई तो ऊंचाई 5 फीट थी शिवलिंग की, लेकिन 6 जुलाई को आई तस्वीर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। बाबा बर्फानी का हिमलिंग 90% पिघल चुका है। जो भक्त महीनों की तैयारी करके कठिन रास्तों को पार कर बाबा के दर्शन की उम्मीद में कश्मीर पहुंचे, उनके सामने गुफा खाली खड़ी है। आखिर 5 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बाबा बर्फानी इतनी जल्दी अंतर्धान हो गए? ये खबर शिव भक्तों के लिए जितनी बड़ी त्रासदी है, पर्यावरण के लिहाज से उतनी ही खौफनाक चेतावनी है। जो पुराने श्रद्धालु इस बार वहां से लौटे, उनके अनुभव दिल को झकझोरने वाले हैं। वो बताते हैं कि 90 के दशक या साल 2003 के दौर में जब यात्रियों की संख्या कम थी, तब बाबा बर्फानी का रूप 9 से 16 फीट तक विशाल हुआ करता था और गुफा के भीतर भारी जैकेट पहनने के बाद भी हाड़ कंपाने वाली ठंड लगती थी। लेकिन इस बार का मंजर जुदा था। दुख हो रहा है कि शिवलिंग लुप्त हो गई है ना। आस्था ही है तो भाई पिघल जाए तो वो आस्था थोड़ी ना टूट जाएगा। भगवान वहाँ है वो तो पहले तो पिघल गए मतलब ना, थोड़े से बच्चे हुए, छोटे बच्चे। दूसरी बार हम गए थे करीब हमको तो इतना थे करीब, और उसके बाद अब यह तीसरी बार हम आए तो करीब इतने थे। भक्त जब श्रीनगर से निकले तो साधारण शर्ट, टी-शर्ट्स, पतले ट्रैक सूट तक में दर्शन स्थल तक पहुंच गए। चारों तरफ फैले सदियों पुराने ग्लेशियर रो रहे हैं। पानी उनका तेजी से बह रहा है और पहाड़ों पर बर्फ की जगह धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। कभी जिस पावन शिवलिंग के दर्शन 35 से 40 दिन की अवधि तक मिला करते थे, वो अवधि घटकर अब 15 से 20 दिन रह गई है। ऐसा लगता है मानो इंसानी दखल से रुष्ट होकर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की अदृश्य ज्योति से इस महासंकट का संकेत दे दिया है। एक तरफ हमारी अटूट आस्था है तो दूसरी तरफ सांसें गिनता हमारा हिमालय। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव है या फिर प्रकृति का वो तीखा थप्पड़ जिसकी गूंज हम श्रद्धा के शोर में सुन नहीं पा रहे हैं? आज सवाल सिर्फ एक हिमालय के पिघलने का नहीं, बल्कि उस हिमालयी प्रश्न का है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
क्योंकि अमरनाथ सिर्फ पत्थरों और बर्फ की गुफा नहीं, बल्कि सनातन चेतना का वो अमर स्तंभ है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का परम रहस्य सुनाया था। स्कंद पुराण के अमरनाथ महात्म्य और 12वीं सदी की राज तरंगिणी में इसका वैभव सदियों पहले से दर्ज है। बताया जाता है कि मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने 15वीं सदी में इस खोए हुए मार्ग को दोबारा ढूंढा था। इसी अलौकिक अनुभूति को जीने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। दर्शनार्थियों का ये आंकड़ा अब सालाना 5 लाख से 7.5 लाख श्रद्धालुओं को पार कर रहा है। इस साल भी यात्रा शुरू होने के शुरुआती 5 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गुफा में प्रवेश किया। बाबा का समय से पहले अंतर्धान होना नया नहीं है, लेकिन साल 2026 में इसके पिघलने की रफ्तार ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। साल 2006 में यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर हिमलिंग गायब हो गया था, जिस पर भारी विवाद हुआ। 2007 और 8 में भी जून के आखिरी और जुलाई के पहले हफ्ते तक हिमलिंग का आकार नाम मात्र रह गया। साल 2022 में ग्लोबल वार्मिंग और अचानक आई बाढ़ ने बर्फ को तेजी से नुकसान पहुंचाया। और 2026 इस बार बर्फ पिघलने की दर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 दिन में ही 90% शिवलिंग का समाप्त होना प्रकृति के संतुलन का एक संकेत तो है। इसका 5 दिन के भीतर ही यात्रा शुरू होने के पिघल जाना कहीं से भी प्राकृतिक घटना नहीं है। इसके अगर हम केंद्र में जाएंगे तो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान और खासकर ऐसे स्थानों का तापमान जो ऊंचाई पर हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा संख्या में जब श्रद्धालु वहां पहुंच जाते हैं तो जो अंदर का सूक्ष्म जलवायु है, यानी जिसे माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, वो बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मानव शरीर से निकलने वाली जो ऊष्मा है, साथ ही साथ लोगों का सांस लेना वहां पर, वो भी तापमान को बढ़ाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस हिमलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों के जमने से होता है। इसके लिए गुफा के भीतर का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे समीकरण बदल गए। जब रोजाना 15 से 20 हजार लोग एक तंग और संकरी गुफा के भीतर सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर की गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड वहां के सूक्ष्म पर्यावरण को पूरी तरह गर्म कर देती है। पर्यावरण विज्ञान में कैरिंग कैपेसिटी यानी किसी क्षेत्र के बोझ सहने की एक तय सीमा होती है। कागजों पर तो दोनों रास्तों से 10-10 हजार यात्रियों का नियम है, लेकिन पंजीकरण के बिना आने वाले, बढ़ती भीड़ और रास्तों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों पर चलाई जा रही भारी मशीनें चुनौती तो हैं ही। इस साल ऊंचे हिमालयी इलाकों में सर्दियों के दौरान बहुत कम बर्फबारी हुई। मार्च अप्रैल की बर्फ गायब रही और जून की रिकॉर्ड गर्मी के साथ अचानक हुई बारिश ने रही सही बर्फ को भी तेजी से पिघला दिया। पहले हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहद सीमित थीं और भवन से काफी दूर थीं, लेकिन अब भवन के काफी नजदीकी दायरे तक उड़ते हेलीकॉप्टर और उनका ईंधन पहाड़ों के तापमान को बढ़ा रहा है। ये संकट सिर्फ अमरनाथ की गुफा तक सीमित नहीं है, पूरा हिमालयी क्षेत्र इस समय करहा रहा है। केदारनाथ घाटी 2013 के जख्म भरे नहीं, लेकिन हर साल उमड़ने वाली 15-20 लाख की भीड़ और यहाँ पैदा होने वाला टनों प्लास्टिक कचरा मंदाकिनी के ग्लेशियर्स को निगल रहा है। एशिया का सबसे ऊंचा शिवधाम तुंगनाथ अपनी धंसती हुई जमीन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण एक तरफ झुकने लगा है। हिमाचल प्रदेश के तीर्थ मणिकर्ण, नैना देवी, चंबा जैसे दुर्गम रास्तों पर कंक्रीट के आलीशान होटल के जंगल और गाड़ियों के धुएं ने पहाड़ों का दम घोंट दिया है। पूर्वोत्तर में असम में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी क्षेत्र भी अनियंत्रित निर्माण और पहाड़ों को काटे जाने के कारण लगातार भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। तो सवाल आज हमें खुद से भी पूछने होंगे। कड़वे सवाल हैं, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि अमरनाथ समेत सभी हिमालयी यात्राओं के लिए कोई बड़ा नीतिगत फैसला लिया जाए? क्या हम यात्राओं की गंभीरता और तीर्थ का अस्तित्व बचाने के लिए समाज के रूप में काम करेंगे? और ओवर टूरिज्म, भीड़ का आंकड़ा एक उपलब्धि के रूप में गिनाने की परंपरा सरकारों की खत्म होगी क्या? इस बार बाबा बर्फानी विग्रह से जल बनकर बह गए हैं और ये बहता हुआ जल हमसे आज ये पूछ रहा है कि अगर कल को ये हिमालय ही नहीं बचेगा
तो आपकी आस्थाएं अपना सिर कहां झुकाएंगी? भीड़ और भरोसे का आपस में रिश्ता है। भीड़ वहीं जाती है जहां भरोसा और महानता कायम होती है, लेकिन ये महानता कभी भी सिर्फ मेडल्स या ट्रॉफी की मोहताज नहीं होती। कभी कभी अधूरे रह गए ख्वाब भी इंसान को अमर बना देते हैं। विश्व फुटबॉल में एक शख्स ऐसा है जिसने इस भरोसे को 6 वर्ल्ड कप तक कायम रखा, लेकिन अब वर्ल्ड कप में दुनिया के सुपरस्टार खिलाड़ी रोनाल्डो नजर नहीं आएंगे। पुर्तगाल को स्पेन ने हरा दिया और इसी के साथ पुर्तगाल की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और ये रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला बन गया। लेकिन इसी विदाई के साथ एक बार फिर ब्रांड रोनाल्डो की चर्चा शुरू हो गई।